1 सितंबर 2025 एससीओ शिखर सम्मेलन का दिन। दुनिया भर के बड़े बड़े नेता एक जगह जमा थे। ऊपर से तो सब कुछ बिल्कुल शांत लग रहा था, पर पर्दे के पीछे एक ऐसी कहानी पक रही थी, एक ऐसी साजिश जिसकी आंच सीधे हिंदुस्तान तक पहुंचने वाली थी। तो चलिए आज इस पूरी कहानी को समझते हैं, जिसमें एक खतरनाक साजिश है, एक सीक्रेट गठबंधन है और एक ऐसा खुलासा है जो पूरी दुनिया को हिला सकता था। तो ये पूरी कहानी शुरू कहां से होती है? एक बहुत ही अजीब, एक बहुत ही अनोखी घटना से। एक ऐसी घटना जो डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल के सारे नियम कानूनों को ताक पर रख देती है। तो क्या ये दो बड़े नेताओं के बीच की दोस्ती का कोई नया इशारा था, या फिर किसी बहुत बहुत बड़े खतरे से बचने की आखिरी कोशिश? चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। तारीख थी 1 सितंबर 2025। एक ऐसा दिन जो इतिहास में तो दर्ज होने वाला था, पर शायद उन वजहों से नहीं जो दुनिया सोच रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए अपने होटल से निकले, पर उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में क्या होने वाला है। अब जरा इस घटना को समझिए, ये कितना ज्यादा असामान्य था। दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली नेता और एक ही गाड़ी में। देखिए, प्रोटोकॉल के हिसाब से ये एक बहुत बड़ी सुरक्षा चूक हो सकती थी। फिर गाड़ी 10 मिनट तक अपनी जगह से हिलती तक नहीं, और तो और वेन्यू पे पहुंचने के बाद भी दोनों नेता लगभग 45 मिनट तक गाड़ी के अंदर ही बैठे रहते हैं। बाहर खड़ी दुनिया भर की मीडिया इसे दोस्ती की एक नई मिसाल बता रही थी, पर असल कहानी तो कुछ और ही थी। तो सवाल यह है कि उस बंद लिमोजीन के अंदर आखिर हुआ क्या था? वो क्या बात थी जिसने इस पूरी पहेली को एक झटके में सुलझा दिया? ये दोस्ती का दिखावा नहीं था, बल्कि ये मौत के एक बहुत बड़े चक्रव्यूह से बचने की एक बेहद गोपनीय रणनीति थी। देखिए, स्रोत के अनुसार जो बात सामने आई वो चौंकाने वाली थी। राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को सीधे सीधे बताया कि हमारी एजेंसियों ने एक बेहद खतरनाक मैसेज इंटरसेप्ट किया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की कार को निशाना बनाया जाना था और खतरा बिल्कुल सिर पे मंडरा रहा था। और ये खतरा आखिर था क्या? कोई छोटा मोटा खतरा नहीं था ये, बल्कि एक पूरी तरह से प्लान की गई हत्या की साजिश, एक असैसिनेशन प्लॉट। और इसके तार स्रोत के मुताबिक सीधे जुड़ रहे थे दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी CIA से। अब ये एक ऐसा आरोप था जो दो देशों के रिश्तों में भूचाल ला सकता था। अब इस पूरी साजिश की जड़ों तक पहुंचने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। कुछ दिन पहले पड़ोसी देश बांग्लादेश के ढाका शहर, जहां इस कहानी का एक बहुत ही अहम किरदार अपनी चालें चल रहा था। तारीख थी 27 अगस्त 2025। जगह ढाका का एक आलीशान 5 स्टार होटल। दुनिया की भागदौड़ से दूर एक शख्स 3 बड़े बड़े सूटकेस के साथ होटल में चेक इन करता है। देखने में तो वो बस एक अमेरिकन बिजनेसमैन लग रहा था, लेकिन उसकी असली पहचान कुछ और ही थी। इस शख्स का कोड नेम था टेरेंस। कागजों पर एक अमेरिकी व्यवसायी, लेकिन असल में स्रोत की माने तो वो कोई बिजनेसमैन नहीं, बल्कि CIA का एक बहुत ही ट्रेंड, एक कोवर्ट ऑपरेटिव था। मतलब वो किसी बिजनेस डील के लिए नहीं आया था, वो एक ऐसे मिशन पर था जो दुनिया का नक्शा तक बदल सकता था। तो उसके उन 3 बड़े बड़े सूटकेस में क्या था? कोई बिजनेस के पेपर्स नहीं थे, नहीं। उनमें तो भरा था वो सामान जिससे एक पूरा का पूरा हाईटेक कमांड सेंटर खड़ा किया जा सकता था। इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन डिवाइस, मतलब ऐसी बातचीत जिसे कोई पकड़ नहीं सकता, छिपाकर रखे जाने वाले हथियार और खुफिया ब्लूप्रिंट्स। टेरेंस का काम था ढाका में बैठकर इस ऑपरेशन को रिमोट कंट्रोल करना। और इस पूरे तामझाम का, इस कमांड सेंटर का मकसद सिर्फ एक, टारगेट बिल्कुल साफ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या। और प्लान ये था कि इस हमले को कुछ इस तरह से अंजाम दिया जाए कि दुनिया को लगे कि ये किसी आतंकी संगठन का काम है, लेकिन उसके पीछे का असली दिमाग और तकनीक कहीं और की हो। लेकिन शायद साजिश करने वाले एक बहुत बड़ी बात भूल गए थे। ये अब वो पुराना भारत नहीं था। जैसे ही इस प्लॉट की भनक लगी, भारत की रॉ और रूस की SVR ने मिलकर एक जवाबी ऑपरेशन लॉन्च किया। नाम था ऑपरेशन साइलेंट टेकडाउन। तो इस साजिश का पता चला कैसे? देखिए, रूस की जो खुफिया एजेंसी है SVR, उसकी नज़र CIA के कुछ बेहद सीक्रेट एन्क्रिप्टेड संदेशों पर पड़ी जो ढाका और SCO समिट के बीच भेजे जा रहे थे। रूस ने बिना देर किए यह खुफिया जानकारी सीधे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA अजीत डोभाल के साथ शेयर की।
जैसे ही ये जानकारी नई दिल्ली पहुंची, आधी रात को एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई और उस मीटिंग में स्रोत के मुताबिक एनएसए अजीत डोभाल का संदेश बिल्कुल साफ और सख्त था। अगर उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री की तरफ आंख भी उठाई तो हम उनका वो हश्र करेंगे कि आने वाली सदियों तक उनकी रूह कांपेगी। तो रॉ और एसवीआर ने मिलकर जो प्लान बनाया वो बहुत ही शानदार था। उनकी स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर थी। वो जानते थे कि हिट स्क्वाड बस एक मोहरा है जो तभी हरकत करेगा जब ढाका से टेरेंस कमांड देगा। तो उन्होंने सोचा कि हिट स्क्वाड के पीछे भागने से बेहतर है कि सीधे कमांड सेंटर को ही खत्म कर दिया जाए। मतलब अगर लिंक ही टूट गया तो पूरी साजिश अपने आप ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। और फिर 1 सितंबर को ढाका के उस होटल के कमरे में ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। टेरेंस, जो शायद अपनी विस्की हाथ में लिए अपनी कामयाबी का जश्न मनाने की तैयारी में था, उसे पता भी नहीं चला कि खेल कब पलट गया। उसकी विस्की में एक ऐसा तेजी से काम करने वाला केमिकल मिला दिया गया जो पलक झपकते ही नर्वस सिस्टम को ठप कर देता है। कोई गोली नहीं चली, कोई शोर नहीं हुआ। टेरेंस अपने ही बिछाए जाल में खामोशी से ढेर हो गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। इसके बाद जो हुआ वो इस साजिश को और भी पुख्ता करता है। जैसे ही टेरेंस की मौत की खबर अमेरिकी एम्बेसी को मिली, एक तरह से हड़कंप मच गया। उनकी टीम ने फौरन होटल को घेर लिया, लोकल पुलिस को अंदर तक नहीं आने दिया और बिना किसी जांच या पोस्टमार्टम के टेरेंस की बॉडी और सारे सबूत एक स्पेशल फ्लाइट से अमेरिका रवाना कर दिए। और कुछ ही घंटों में इंटरनेट और हर सरकारी रिकॉर्ड से टेरेंस का नामो निशान मिटा दिया गया। खैर, इन सब के बीच 2 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी सुरक्षित भारत लौट आए और अगले ही दिन उन्होंने नई दिल्ली में एक समिट के दौरान मंच से कुछ ऐसा कहा जो सिर्फ एक बयान नहीं था, वो एक संदेश था। जब लोग तालियों से उनका स्वागत कर रहे थे तो उन्होंने एक बहुत ही गहरा सवाल पूछा। उन्होंने कहा, मैं गया था इसलिए आप तालियां बजा रहे हैं, या मैं वापस आ गया हूं इसलिए आप तालियां बजा रहे हैं? अब ये शब्द महज शब्द नहीं थे, ये उन ताकतों के लिए एक सीधा संदेश था कि हमें सब पता है कि तुमने क्या करने की कोशिश की और हमने तुम्हारा क्या हाल किया। और ये सिर्फ शब्दों की बात नहीं थी, इसका असर जमीन पर भी साफ साफ दिखा। इस घटना के फौरन बाद पीएम मोदी की आगे की कई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं या तो रद्द कर दी गईं या टाल दी गईं। चाहे वो यूएन जनरल असेंबली का सेशन हो, गाजा पीस समिट हो या आसियान समिट, ये सब एक के बाद एक कैंसिल हो गईं। क्या ये वाकई सिर्फ एक संयोग हो सकता है? तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस पूरी कथित साजिश के पीछे की वजह क्या थी, मकसद क्या था? यहीं पर स्रोत एक बड़ी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का जिक्र करता है जिसे रिंग ऑफ फायर थ्योरी कहा जाता है। ये थ्योरी इस पूरी घटना को एक बड़े कैनवस पर रखती है। तो ये रिंग ऑफ फायर थ्योरी है क्या? जरा आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, अगर किसी के घर के चारों तरफ आग लगा दी जाए तो वो बाहर नहीं निकल पाएगा, वो अंदर ही फंसकर कमजोर हो जाएगा। इसी तरह इस थ्योरी के मुताबिक भारत के पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इनमें अस्थिरता पैदा करके एक आग का घेरा बनाने की कोशिश की जा रही है। मकसद, भारत को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर चलने से रोककर उसे अपने ही पड़ोस में उलझाए रखना। और इसी कॉन्टेक्स्ट में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का एक पुराना बयान भी काफी अहम हो जाता है। उन्होंने खुले मंच से चेतावनी देते हुए कहा था, आप हमारे सिर पर बंदूक रखकर हमसे ट्रेड डील्स नहीं कर सकते। वो किस बंदूक की बात कर रहे थे? क्या ये इशारा उसी तरह के दबाव की तरफ था जिसकी बात ये थ्योरी कर रही है? तो आखिर में सवाल यही है कि ये कहानी क्या है? क्या ये वाकई एक टला हुआ अंतर्राष्ट्रीय संकट था जिसे एक गुप्त गठबंधन ने नाकाम कर दिया, या फिर ये डिजिटल दुनिया के लिए गढ़ी गई एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल थ्रिलर है? स्रोत की ये कहानी अपने पीछे कई ऐसे गहरे सवाल छोड़ जाती है जिनका जवाब शायद हमें वक्त ही देगा।